गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, कल अपने इतिहास का चौथा प्री बोर्ड पेपर जो है वो आपको उपलब्ध कराया गया था। आज मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन या हल आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन इसका हल करवाने से पहले एक वही बात जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं, वापस आपको कह रहा हूं कि आज का समय आपके पास में है, कल आपकी एग्ज़ाम है। तो कोशिश ये करना आज के टाइम में या आज के दिन की जो 15 चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन है वो प्लस जो 4 प्री बोर्ड पेपर अपने इस बार आयोजित किए हैं, ठीक है, जैसे ये चौथा प्री बोर्ड पेपर हो गया, इनका कम से कम एक बार रिवाइज आप ज़रूर से कर देना। क्यों ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि भैया जब आप पेपर दे के आओगे तो लगभग मान के चलो 80% से ऊपर क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। आप जब वापस घर आओ तो अपने जो 15 मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं 15 चैप्टर के, वो प्लस 4 प्री बोर्ड पेपर, इनको आप देख लेना और अपने पेपर से मिलान कर लेना। 80% से ऊपर क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, इसलिए वापस से थोड़ा सा ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को आपको ज़रूर से रिवाइज करना है। अब मैं आपको इस पेपर का मोटा मोटा सॉल्यूशन आपको कराने जा रहा हूँ। इसके बाद में अपने ओनली एक 15वां चैप्टर रहेगा जिसकी चर्चा आज शाम तक अपने कर लेंगे। तो देखो भैया, पहला क्वेश्चन है अपने कि मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत कौन सी थी। सबसे विस्तृत इमारत थी भैया उसका अन्नागार, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अशोक ने धम्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को नियुक्त किया था। धम्म महामात्य। थर्ड क्वेश्चन है भैया प्रसिद्ध इतिहासकार वी.एस. सुक्तांकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे भैया, संस्कृत भाषा के ये प्रसिद्ध विद्वान थे। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, पश्चिमी भारत में महाजन व्यापारी समुदाय के मुखिया को कहा जाता था। उसको सेठ कहते थे भैया, ध्यान रखना, सेठ। नेक्स्ट है बर्नियर के अनुसार भारत में भूमि विहीन श्रमिकों को क्या कहा जाता था। बलाहार, बलाहार। नेक्स्ट है भैया गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। देखो ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा 2 बार पूछा हुआ है। अब यहाँ पे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि ज़कात था या जजिया था या खिराज था। भाई उम्स का तो पता है 90% को, ये तो नहीं है। अब इन दो में मेन कंफ्यूज होते हैं, तो जहाँ पे गैर मुस्लिम आ जाए ना तो वहाँ पे आपको कौन सा करना है, जजिया करना है। ओके। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ सहवासी तथा अतिथि रहते थे उसको बोलते हैं भैया जमात खाना। नेक्स्ट है सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण कहलाता है। सूफी संतों की, उसको बोलते हैं भैया तजकीरा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर का राजकीय केंद्र कहाँ स्थित था भैया। दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट है विजयनगर राज्य में राजकीय सत्ता की प्रतीक थी। राजकीय सत्ता का प्रतीक बोलते हैं भैया राय गोपुरम, या इसी को अपने राज्य के प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। मतलब जो राज्य का प्रवेश द्वार होता है ना, उसी को गोपुरम या प्रवेश द्वार, दोनों एक ही बात है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए व ब। नेक्स्ट है शाही भारतीय सेना के सिपाहियों ने विद्रोह किया था। शाही भारतीय सेना के सिपाहियों ने 1946 के बसंत में किया था भैया, ठीक है। और अंतिम है फर्तक निर्वाचिका एक ऐसा विषय जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। संविधान सभा में यह कथन किसने कहा था। यह कथन कहा था भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। ये अपने छोटे क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं अपने रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों की। देखो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना भैया, जो क्वेश्चन में जिस चैप्टर का जो क्वेश्चन में मोस्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ ना, जैसे मान लो 15वां चैप्टर 14वां चैप्टर है, 14वें चैप्टर का जो क्वेश्चन मैंने मोस्ट क्वेश्चनों में बता दिया है, मोस्ट क्वेश्चनों में, वो मैं प्री बोर्ड में नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखना। और जो प्री बोर्ड में दे रहा हूँ ना वो मोस्ट क्वेश्चनों में नहीं। हालांकि 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, प्री बोर्ड और मोस्ट क्वेश्चन। देखो याद आपने कर रखा है, मेरे ख्याल से लगभग बच्चों ने याद कर रखा है। बस आज आपको सिर्फ इनका रिवाइज लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। आज आप रिवाइज लगाओ और आराम से रात को 9-10 लास्ट है 10 बजे आप किताबें सारी बंद कर दो और अच्छी भरपूर नींद लो 7 से 8 घंटे की। और सुबह अच्छे फ्रेश होकर आराम से अच्छी तसल्ली के साथ में, एक कॉन्फिडेंस के साथ में एग्ज़ाम दे के आओ। मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ आपका पेपर बेस्ट नहीं, बेस्ट से भी ऊपर होगा, सुपर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 2 की। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है भैया संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
दूसरा है भैया ब्रिटिश भारत में कांग्रेस ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कब मनाया था भैया? 26 जनवरी 1930 को मनाया था। थर्ड है भैया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट कलकत्ता में कब बसे थे? आपको साल बतानी है भैया, 1690 ईस्वी में, 1690 ईस्वी में। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है भैया कलकत्ता में अंग्रेजी सत्ता का प्रतीक कौन सी इमारत थी भैया? गवर्नमेंट हाउस थी, गवर्नमेंट हाउस। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है झांसी में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये कोई मेरे ख्याल से सबको पता है। झांसी की रानी कौन थी? अपने लक्ष्मी बाई। नोआखली वर्तमान में स्थित है। देखो ये आपको भारत के मानचित्र में पूछ सकते हैं कि नोआखली वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, क्योंकि भारत का जो मानचित्र आता है ना भैया, उसी में अपने बांग्लादेश दिया हुआ होता है, ध्यान रखना। तो नोआखली कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया अति लघुत्रात्मक। 12 क्वेश्चन आएंगे। देखो ये जो छोटे क्वेश्चन है ना भैया, इनको गलत मत कर देना भूल कर भी। इनमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। छोटे क्वेश्चन आपको जो आ रहे हैं वो पहले पूरे कर दो, फिर हो सकता है आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं आए तो मेरे ख्याल से आपको इधर उधर पूछने का इतना मौका मिल जाएगा। तो छोटे क्वेश्चन में बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि एक बड़ी फेमस एक कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने स्टार्टिंग में ही गलती करनी स्टार्ट कर दी ना, तो एग्जामिनर के मन में ये हो जाएगा कि इसको कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। और ये 30 नंबर का जो मैटर है, 12-12 ये हो गए 24 और 36। 30 नंबर में कोशिश ये करना कि 30 में से 30 आपके पूरे आए। अगर यहाँ पे आपके 30 में से 30 आ गए ना, तो बाकी का जो पेपर बच रहा है आपका कितने नंबर का? 60 नंबर का। अगर उसमें आप 40 नंबर भी कवर करते हो तो 40 और 30 कितने हो गए? 70 प्लस 20 आपके स्कूल से चले जाएंगे। 90 नंबर बनाने से भैया आपको कोई रोकने वाला नहीं है, अगर आपने छोटे क्वेश्चनों में गलती नहीं की। कोशिश करता हूँ, देखिए आज थोड़ी सी तबीयत में सुधार है। कोशिश करता हूँ अगर दोपहर तक जैसे आपसे रूबरू हो सका तो एक वीडियो अपने बोर्ड के ऊपर लेंगे, उसमें मैं थोड़ा सा आपको और हिंट दूंगा कि आपको किस प्रकार से पेपर करना है। अब बात करते हैं भैया पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बाट किस पत्थर के बने थे भैया? एक पत्थर होता है जिसको बोलते हैं चैट। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है भैया? जब कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था ना, 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किसने किया था? भैया बीबी लाल ने किया था, बीबी लाल, और 1951-52 में। ठीक है। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? वह भारत कब आया भैया? इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और वह 1333 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट है मकतूबात क्या है बताइए। देखो जो सूफी संतों द्वारा लिखे गए जो पत्र होते हैं, सूफी संतों द्वारा लिखे गए जो पत्रों का संकलन होता है उसको बोलते हैं मकतूबात। विरूपाक्ष कौन थे भैया? देखो विजयनगर साम्राज्य के जो संरक्षक देवता थे उन्हीं को क्या बोलते हैं? विरूपाक्ष बोलते हैं। या आपने बोल दे कि विजयनगर साम्राज्य के संरक्षक देवता तथा इनको अपने शिव का रूप मानता है, शिव का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगभग सभी की सहमति थी? मतलब कौन से 2 ऐसे बिंदु थे जिन पर सभी लोगों की सहमति थी, किसी ने विरोध नहीं किया? एक तो था भैया वयस्क मताधिकार, ठीक है, और दूसरा था धर्म निरपेक्षता। इन 2 बिंदुओं पर सभी लोग क्या थे? सहमत थे। नेक्स्ट है संविधान के मसौदे में कितनी सूचियां बनाई गई थी? 3 सूचियां थी भैया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ था? देखो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं चुनाव किस प्रकार हुआ था, सब बस आंख बंद करके वयस्क मताधिकार। ध्यान रखना संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भैया प्रांतीय संसदों के द्वारा किया गया था, प्रांतीय संसदों के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया जनता मैदान या गारेर मठ क्या था बताइए? जनता मैदान या गारेर मठ। देखो जो कलकत्ता का किला था भैया, उस कलकत्ता के किले के आसपास एक खाली स्थान छोड़ दिया गया था। खाली स्थान मतलब खाली जगह छोड़ दी गई थी, बड़ी सारी, बहुत सारी। ठीक है। उसी को स्थानीय लोगों ने जनता मैदान या गारेर मठ कहा। परंपरागत गुजराती शैली में निर्मित कोई 2 इमारतों के नाम बताइए। कोई भी 2 इमारतें लिख दो भैया, बहुत जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है, आपके ताजमहल है, ये कौन सी शैली में है? गुजराती शैली में है। राजाबाई टावर कहाँ पर स्थित है भैया? राजाबाई टावर जो है वो बम्बई विश्वविद्यालय में स्थित है। अब बात करते हैं भैया खंड ब की।
खंड ब में भैया जो प्रश्न आ रहे हैं वो है अपने 2-2 अंक वाले, ठीक है। और इनमें पहला जो क्वेश्चन है वो है अपने जैन धर्म जो है उस जैन धर्म के पंच महावर्त क्या है। जैन धर्म के पंच महावर्त, देखो पंच महावर्तों में आपके सत्य, असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पंच महावर्त है, ध्यान रखना। नेक्स्ट भैया पितृवंशिकता एवं मातृवंशिकता में क्या अंतर है। देखो पितृवंशिकता का तो मतलब हो गया वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र आदि से चलती है। मतलब पहले पिता हो गया, फिर उसका पुत्र हो गया, फिर पुत्र का पुत्र हो गया, वो तो क्या हो गया पितृवंशिकता। और मातृवंशिकता इसका उल्टा कर दो। मातृवंशिकता शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब वंश परंपरा किससे जुड़ी होती है, माता से जुड़ी होती है। माता, फिर उसकी बेटी, फिर उसकी बेटी। और पितृवंशिकता में पहले पिता, फिर उसका बेटा। जैसे अपने मुगल काल है, मुगल काल में पहले कौन था, अपने बाबर था, बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। तो वो क्या हो गई, पितृवंशिकता हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6। मनुस्मृति में चांडालों के क्या कर्तव्य बताए गए हैं। देखो चांडालों के बारे में ऐसा कहा गया है कि भैया चांडाल जो होते थे वो गांव से बाहर रहते थे, वे फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे, मर्द लोगों के वस्त्र व लोहे के आभूषण पहनते थे, रात्रि में गांव व शहरों में आवागमन नहीं कर सकते थे, उन्हें संबंधियों से विहीन लोगों की अंत्येष्टि करनी पड़ती थी, उन्हें जल्लाद के रूप में भी कार्य करना पड़ता था, वो प्याज और लहसुन खाते थे, जब वो गांव में प्रवेश करते थे तो ढोल नगाड़े बजा कर आते थे। इस प्रकार से 8-10 बातें हैं, कोई भी 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 7। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में कोई 2 भिन्नताएं बताइए। देखो एक बार मैंने क्वेश्चन दिया था जैन धर्म और बौद्ध धर्म में 2 समानताएं बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में 2 विभिन्नताएं बतानी है आपको कि दोनों धर्म जो है इन दोनों धर्म में क्या भेद है, ठीक है। तो देखो जैन धर्म तो है भैया वो आत्मा को मानता है। जैन धर्म तो कैसा है, आत्मा को मानता है, यानी आत्मवादी है। जबकि बौद्ध धर्म जो है वो कैसा है, अनात्मवादी है। पहली बात हो गई। जैन धर्म जो है भैया अत्यधिक अहिंसावादी है। जैन धर्म ये कहता है कि आप एक छोटे से छोटे जीव को मत मारो, मतलब कीड़े मकोड़ा भी कोई मारनी, समझ रहे हो। जबकि बौद्ध धर्म जो है वो मध्यम मार्गी है। जैन साहित्य जो है भैया उसको आगम कहते हैं, आगम। जबकि बौद्ध साहित्य जो है उसको त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। इसके अलावा जैसे जैन अपने तीर्थ की उपासना करते हैं, जबकि बौद्ध जो है बुद्ध व बोधिसत्वों की उपासना करते हैं। इस प्रकार के 4-5 इनमें भेद है। कोई भी आपको जो अच्छे लगे वो कम से कम आपको 2 याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 8। हीनयान या इसी को बोलते हैं भैया थेरवाद। हीनयान या थेरवाद क्या है। देखो हीनयान या थेरवाद जो है वो कौन से धर्म से एक सेकेंड, हाँ, हीनयान या थेरवाद क्या है भैया, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। पहली बात तो कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के टुकड़े हुए थे ना अपने, तो बौद्ध धर्म की एक प्राचीन शाखा जिसके अनुयायी जो होते हैं वो जो न तो देवताओं में विश्वास रखते हैं और न ही बुद्ध को देवता मानते हैं। मतलब ना तो किसी और को देवता मानते हैं और ना ही महात्मा बुद्ध को देवता मानते हैं। वे बुद्ध को क्या मानते हैं कि बुद्ध एक साधारण मनुष्य थे। वो क्या कहलाते हैं, हीनयान या थेरवादी। मतलब ना तो वो किसी देवता में विश्वास करते हैं, ना ही महात्मा बुद्ध को देवता मानते हैं। महात्मा बुद्ध को जो साधारण मनुष्य मानते हैं वो क्या कहलाते हैं, हीनयान या थेरवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया। हिंद, हिंदू, हिंदवी तथा हिंदुस्तान शब्द कैसे प्रचलन में आए थे बताइए। देखो हिंद, हिंदू, हिंदवी तथा हिंदुस्तान, इन शब्दों का प्रचलन भैया किस प्रकार से हुआ था, मतलब ये हिंदुस्तान शब्द कैसे बना था। देखो हिंदू शब्द जो है वो भैया लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपने प्रयोग में आने लगा था, ठीक है। और यह एक प्राचीन फारसी भाषा का शब्द है जिस सिंधु, ठीक है, सिंधु या जिसको अपने इंडस भी बोलते हैं कि पूर्व के क्षेत्र के लिए प्रयोग होता था इसका, समझ रहे हो आप। मतलब हिंदू जो शब्द है, यह हिंदू शब्द जो है वो कौन से शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयोग हुआ था,
6वीं शताब्दी ईसा में प्रयोग हुआ था और यह एक प्राचीन फारसी भाषा के शब्द सिंधु नदी या इसको इंडस भी बोलते हैं कि पूर्व के क्षेत्र के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अरबों ने इस फारसी शब्द का प्रयोग जारी रखा तथा इस क्षेत्र को बाद में अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा जाने लगा। और कालांतर में या आगे जाके लगभग 10वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य जो तुर्क थे वो जब भारत आए तो उन्होंने यहाँ पर रहने वाले लोगों को हिंदू कहना प्रारंभ कर दिया और फिर यही क्षेत्र जो है हिंदू से आगे जाके क्या बन गया, हिंदुस्तान बन गया। और उनकी भाषा जो है वो कौन सी बन गई, हिंदवी। समझ लो, इस प्रकार से 2-3 लाइन आपको करनी है। ये लिखा हुआ है मेरा, ये आपको अच्छी तरह से नोट्सों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, इब्न बतूता के समय यात्राएं अति दुष्कर थी, मतलब अत्यधिक कठोर थी, कठिन थी, मुश्किल थी, क्यों? स्पष्ट कीजिए कैसे। देखो, इब्न बतूता की बात करें तो भैया मोरक्को का था, आपको पता है, और 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। इसकी एक खास बात थी, इसको घूमने का बहुत शौक था। यह कभी इधर घूमता कभी उधर घूमता, मतलब घूमने वाला व्यक्ति था ये। ठीक है, इसने नए नए देश, नई संस्कृतियाँ, लोगों, आस्थाएं, उनकी मान्यताओं, उनको जानने के लिए ये क्या करता था, एक देश से दूसरे देश में क्या करता था, भ्रमण करता रहता था। ठीक है, 1332-33 के आसपास ने अपनी यात्राएं प्रारंभ की थी। यात्रा करना बहुत कठिन और जोखिम भरा कार्य इसलिए था क्योंकि यात्राएं जब करते थे तो यात्रा में चोर है, लुटेरे है, समुद्री डाकू है, जंगली जीव जंतु है, बीमारियों का भय रहता था तथा उस समय कोई साधन भी नहीं रहते थे। इब्न बतूता के अनुसार मुल्तान से दिल्ली और सिंध पहुंचने के बीच में क्रमशः वह 40 और 50 दिन का समय लगता। समझ रहे हो, इब्न बतूता ये कह रहा है कि मुल्तान से दिल्ली और दिल्ली से कहाँ पर, सिंध, यहाँ पर आने में लगभग 40 से 50 दिन का क्या लगता था, समय लगता था। और रास्ते में कौन होते थे, डाकू होते थे, और वो डाकू क्या करते थे, हमला बोल देते थे। कई बार इब्न बतूता जो है वो भी लूटा गया था, वह घायल भी हुआ था, उसके साथ में मारपीट भी हुई थी। इसलिए इब्न बतूता ने कहा है कि उस समय की यात्राएं जो थी वो कैसी थी, अति दुष्कर थी, अति कठोर थी, एक प्रकार से मुश्किल भरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है भैया, आपके विरूपाक्ष मंदिर के सभागारों का प्रयोग किस रूप में होता था। विरूपाक्ष मंदिर भैया, अभी विजयनगर साम्राज्य की चर्चा कर रहे हैं अपने। विजयनगर साम्राज्य में आता है आपके विरूपाक्ष मंदिर। इस विरूपाक्ष मंदिर के जो सभागार होते थे उनका प्रयोग किस लिए होता था भैया, उनका प्रयोग जो है वो देवताओं की मूर्तियों के लिए, संगीत के लिए, नृत्य के लिए, नाटकों के लिए, इन चीज़ों के लिए इनका क्या होता था, प्रयोग होता था। यहाँ पर देवी देवताओं के विवाह के उत्सव है या आनंद के उत्सव मनाए जाते थे। यहाँ पर देवी देवताओं को झूला झुलाने का कार्य होता था। यहाँ पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था। इस प्रकार से यहाँ के जो सभागार थे उनका प्रयोग किया जाता था। मतलब संगीत के लिए, नृत्य, नाटक वगैरह के लिए, विशेष कार्यक्रम के लिए, देवी देवताओं के विवाह के उत्सव मनाने के लिए, देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए। इतना ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 12। विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक विकास में कृष्णदेवराय का योगदान बताइए। देखो, विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कृष्णदेवराय था, ध्यान रखना। अब इसका क्या योगदान था सांस्कृतिक विकास में, पूछ रहा है अगला। ठीक है, तो पहली बात तो लिख सकते हैं कि साहब इसने विजयनगर में बड़े अच्छे अच्छे मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, इसने जो विरूपाक्ष मंदिर था उसके सामने एक प्रकार से मंडप बनवाया। इसके अलावा दक्षिण भारतीय मंदिरों में जो गोपुरम होते हैं वो गोपुरम का निर्माण जो है इसी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा इसने अपनी माँ के नाम पर एक नगर बसाया था, उपनगर जिसको बोलते हैं अपने नागलपुरम। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, नागलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। इसने अमुक्त मल्यद नामक पुस्तक का तेलुगु भाषा में लेखन का कार्य भी किया था। तो इस प्रकार के 4-5 कार्य जो है वो किसके द्वारा किए गए थे, कृष्णदेवराय के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 13। मुगल कालीन इतिवृत्त के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुगल कालीन इतिवृत्त, इतिवृत्त का मतलब हो गया वृत्तांत। ठीक है, तो देखो मुगल कालीन इतिवृत्त की अपने चर्चा करें तो अपने कह सकते हैं कि ये इतिवृत्त मुगल साम्राज्य की संस्थाओं के बारे में अपने को तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करते हैं तथा इसके अलावा ये साथ ही साथ में मुगल साम्राज्य का प्रचार भी करते थे।
तथा इसके अलावा इन इतिवृत्तों से हमें मुग़ल काल की या शाही विचारधारा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, मुग़ल कालीन साहित्य के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन नंबर 14, अकबर द्वारा की गई अग्नि पूजा की धार्मिक क्रिया हरम में होम, ध्यान रखना, हरम में होम क्या थी? किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा। एक सेकेंड, हाँ, हरम में होम क्या थी? देखो भैया, अकबर के टाइम की बात है। अकबर का एक दरबारी था भैया, इसका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। नाम सुना होगा आपने, जब मैंने पढ़ाया था उस समय बताया भी था उसने, जिसने मुंतखाब उत-तवारीख की रचना की थी। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी जो कि अकबर का दरबारी इतिहासकार था। इसने अपना एक ग्रंथ था, इसका नाम था मुंतखाब उत-तवारीख में अग्नि पूजा से उत्पन्न हुई होम प्रथा का वर्णन किया। होम आप जानते हो, सब अपने घरों में होता है, कई बार देखा होगा आपने, जिसे युवावस्था से अकबर अपनी पत्नियों अर्थात हिंदू राजाओं की पुत्रियों के सम्मान में हरम में आयोजित करता था। ठीक है, मतलब ये जो होम था, यह होम अकबर के द्वारा आयोजित किया जाता था। और कहाँ पर? हरम में। क्यों? जो हिंदू राजा होते थे, उस हिंदू राजा की पुत्री के साथ में जब अकबर विवाह करता था तो उन पुत्रियों के सम्मान के लिए यह हरम में होम आयोजित किया जाता था। इस धर्म क्रिया में अग्नि की पूजा होती थी। यह धर्म क्रिया हरम में की जाती थी, इसलिए बदायूनी ने इसे हरम में होम की संज्ञा दी। समझ गए? वापस सुन लो, शॉर्टकट में बता दूं आपको। बदायूनी ने इस शब्द का प्रयोग किया है। पहली बात तो हरम में होम, देखो हरम में होम, इस शब्द का प्रयोग किसने किया? अकबर का दरबारी इतिहासकार था बदायूनी, इसने प्रयोग किया है। यह कौन करता था? अकबर करता था। कहाँ करता था? हरम में करता था, हरम में। ठीक है, करता क्या था? होम करता था। क्यों करता था? अकबर जब किसी हिंदू लड़की के साथ में, मतलब कोई हिंदू राजा की पुत्री के साथ में विवाह करता तो उसका सम्मान करने के लिए यह होम किया जाता था। और कहाँ पर करता था? हरम में करता था। इसलिए बदायूनी जो था, इसने इसे हरम में होम की संज्ञा दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन है भैया, विभाजन के खिलाफ महात्मा गांधी की क्या दलील थी? मतलब जब भारत का विभाजन हुआ था तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था? देखो, अपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा आपने। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का विभाजन होगा तो मेरी लाश के ऊपर होगा, कहा था ना। तो ये बात भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा देखो, विभाजन भैया अपने महात्मा गांधी, जो पहली बात तो ये कि महात्मा गांधी जो थे विभाजन का सबसे बड़ा विरोधी था। महात्मा गांधी चाहता था कि भारत का कभी भी विभाजन नहीं हो। वे धार्मिक सद्भावना में विश्वास रखते थे। वे सभी संप्रदायों की एकता के समर्थक थे। गांधी जी का मानना था कि भारत में पुनः सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित हो जाएगा। गांधी जी का मानना था कि ये लोग जो धीरे धीरे घृणा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी और सभी लोग जो है वो आपस में मिलजुल कर पहले की तरह रहेंगे। उनका ये मानना था कि अहिंसा, शांति, सांप्रदायिक भाईचारा जो है वो हिंदू और मुसलमान दोनों ही आपस में वापस अपनाने लग जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी ने यह भी कहा था कि भारत जो है वो सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते आ रहे हैं। वे एक समान वेशभूषा धारण करते हैं तथा लगभग एक ही संस्कृति में रहते हैं। अतः समय के साथ हिंदू और मुसलमान जो है वो अपनी आपसी घृणा को भूल जाएंगे, आपसी टकराव को भूल जाएंगे और वापस जो है वो विभाजन के विरोध में आकर एक साथ रहने के लिए क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। इस प्रकार की बातें किसने कही थी? महात्मा गांधी ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 1930 ईस्वी के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने क्या मांग की थी? देखो भैया, सबसे पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये मोहम्मद इकबाल था कौन। ये मोहम्मद इकबाल वही था भैया जिसने ये कहा था कि उत्तर पश्चिम में, कौन? मोहम्मद इकबाल। आपने एक कविता सुनी होगी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो इसी की कही हुई है, समझ रहे हो। और इसी ने बाद में ये कहा था कि मेरे ख्याल से उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है उसमें एक मुस्लिम राज्य होना चाहिए। कब कहा था?
1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था उसी में इस उर्दू कवि ने ये बात कही थी कि मेरे ख्याल से उत्तर पश्चिम, देखो ये दिशा उत्तर हो गई, ये दिशा दक्षिण हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये पूर्व हो गई। तो इसने कहा था कि ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर एक अलग राष्ट्र होना चाहिए मुसलमानों के लिए, मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की बात किसने कही थी? मोहम्मद इकबाल ने कही थी। अब आ रहे भैया क्वेश्चन 3-3 अंक वाले। ठीक है, जिनमें पहला क्वेश्चन है आपके रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती है। देखो पहली बात तो अपने रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है कहाँ पर। कई बार मानचित्र में आपको पूछ ले जूनागढ़ कहाँ पर है, तो साहब ध्यान रखना जूनागढ़ आपके गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। यहाँ पर अभिलेख मिला है और वह अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है। अब इससे अपने को कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती है? सबसे मेन जो जानकारी प्राप्त होती है भैया वह होती है सुदर्शन झील की, कि सुदर्शन झील जो है वो किस प्रकार से बनाई गई, किस प्रकार से यह टूटी, किस प्रकार से इसका पुनर्निर्माण मौर्य काल में करवाया गया, फिर वापस यह टूट गई, फिर इसका वापस पुनर्निर्माण अशोक ईश्वरी रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया, फिर गुप्त वंश के समय इसकी वापस पुनर्निर्माण करवाया गया। इस प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। मतलब सबसे मेन जो जानकारी प्राप्त होती है वो किसके बारे में होती है? सुदर्शन झील के बारे में प्राप्त होती है कि मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ था, फिर मौर्य काल में इसका पुनर्निर्माण भी हुआ, फिर गुप्त काल में वापस इस झील का बांध टूट गया तो वापस इसका निर्माण हुआ। और यह अभिलेख जो है वो कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 18वां है महान और लघु परंपराओं से आप क्या समझते हैं? महान और लघु परंपराएं क्या होती है भैया? देखो महान और लघु परंपराएं, देखो एक अपने समाजशास्त्री हुए थे जिनका नाम था रेडफील्ड। हाँ, रेडफील्ड, रॉबर्ट रेडफील्ड नाम था इनका, पूरा नाम रेडफील्ड। इस रेडफील्ड ने यह कहा कि इसी के द्वारा ये अवधारणाएं दी गई है। रेडफील्ड जो था उसी के द्वारा यह अवधारणाएं दी गई। इसने कहा था कि भैया कृषक समाज के जो धार्मिक सांस्कृतिक आचरण है उन्हीं के आधार पर महान और लघु परंपरा जो है उनको इसने स्थापित किया। ठीक है, इसने देखो रेडफील्ड की इस अवधारणा के अनुसार कृषक जो समाज होता है, किसान को जो समाज होता है, उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुसरण करने में अधिक रुचि रखते हैं जो समाज के अभिजात्य वर्ग जैसे सम्राट है, पुरोहित है, इनके द्वारा अपनाई जाती है। और इसको इन्होंने नाम दिया था महान परंपराएं। समझ रहे हो? अब देखो आपको शुद्ध देसी भाषा में समझाऊं कि जो कृषक समाज होता है वह किन की नकल करता है? जो बड़े लोग होते हैं अभिजात्य वर्ग के, जैसे सम्राट, पुरोहित वगैरह, इनकी नकल करता है। और उनके द्वारा जो कर्मकांड किए जाते हैं उन कर्मकांडों को कौन अपनाता है? कृषक समाज अपनाता है। तो उसको नाम तो दे दिया महान परंपराएं। अब दूसरी बात आती है लघु परंपराएं। तो इसके लघु परंपराएं में इसने कहा कि जो कृषक समुदाय उन परंपराओं का पालन भी करता है जो सर्वथा अलग होती है, मतलब जिनका पालन अभिजात्य वर्ग नहीं करता उनका पालन भी कौन करता है? कृषक समाज करता है। उन परंपराओं को उसने क्या नाम दिया? लघु परंपराएं। मतलब जिनको अभिजात्य वर्ग अपनाता है और कृषक समाज भी अपनाता है वो तो हो गई महान परंपराएं, और जिनको अभिजात्य वर्ग नहीं अपनाता, केवल कृषक समाज ही अपनाता है, वह कौन सी हो गई? लघु परंपराएं। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और यह वर्गीकरण किसने किया था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ठीक है, इसके बाद भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन है भैया, कलकत्ता नगर नियोजन में लॉटरी कमेटी के कार्यों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। देखो लॉटरी कमेटी आपको पता है, जब अपने औपनिवेशिक शहर वाला जो चैप्टर था वह जब पढ़ा था उस समय मैंने बताया था कि यहाँ पर ये लॉटरी वगैरह बेचते थे और उससे बाद में कलकत्ता में नगर नियोजन का कार्य होता था। देखो थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं, जो कलकत्ता शहर था भैया, उस कलकत्ता शहर के नियोजन के लिए लॉटरी कमेटी जो थी उसने शहर का एक मानचित्र बनाया ताकि कलकत्ता शहर की पूरी तस्वीर या डायग्राम जो है वो सामने आ सके। इस कमेटी ने सड़कें बनवाई एवं नदी के किनारे से अवैध कब्जे हटवाए तथा शहरों को साफ सुथरा रखने के लिए गरीबों की झोपड़ियों को शहरों से हटाकर कलकत्ता के बाहरी किनारों पर बसा दिया। ठीक है, नगर नियोजन में लॉटरी कमेटी के इन कार्यों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता है
क्यों? क्योंकि किसी भी शहर के विकास के लिए भैया मानचित्र का निर्माण जो है वो आवश्यक होता है। शहरों के विकास हेतु सड़कों का जाल बिछाना, उन्हें साफ सुथरा रखना भी आवश्यक होता है। अवैध कब्जों से भी शहर का विकास बाधित होता है, अतः उन्हें हटाना भी क्या होता है? आवश्यक होता है। इसलिए इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि लॉटरी कमेटी के कार्यों की वर्तमान संदर्भ में क्या है? प्रासंगिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देह से जान जा चुकी थी, इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखो 1857 की क्रांति वाला जो चैप्टर है भैया, उसमें आपने पढ़ा था कि अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह है, उस अवध के नवाब को लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में हड़प लिया था। अवध जो था उसको क्या कर लिया था? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया था, कुशासन का आरोप लगाकर। बताया था मैंने आपको। उस समय ये बात कही गई थी कि देह से जान जा चुकी थी। अब ये क्यों कही थी, क्या कारण था? इसका कारण ये था कि भैया जो देखो अवध का नवाब था जिसका नाम था वाजिद अली, नवाब वाजिद अली शाह, इनको गद्दी से हटा दिया गया था। ठीक है, और इनको गद्दी से हटाकर कहाँ निष्कासित कर दिया गया था? कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था। अब अवध के जो लोग थे, जब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया तो अवध के लोगों में एक प्रकार से काफ़ी दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ क्योंकि अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, वह लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध था, लोकप्रिय था, तो लोग जो है उसको काफ़ी पसंद करते थे। जब उसे कलकत्ता निष्कासित किया गया तो एक प्रकार से ये देख लो कि उस समय कलकत्ता, वहाँ पर अवध में कोई भी ऐसी सड़क, कोई ऐसा बाजार, कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ पर एक प्रकार से बिछड़ने का गम ना हुआ हो, एक प्रकार से कोहराम ना मचा हो, या आपने कहे एक प्रकार से विलाप ना हुआ हो। तब एक लेखक था, उसने ये कहा था कि देह से जान जा चुकी थी, शहर की कला बेजान थी। ठीक है, अब आ रहे भैया अपने बड़े क्वेश्चन। देखो ये बड़े क्वेश्चन मेरे आपको पहले भी कराए हुए हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मुहरे, लिपि एवं तोल के साधनों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। मतलब इसमें आपने मोहरों का, लिपि का एवं तोल की प्रणाली का वर्णन करना है। या फिर सिंधु नगर सभ्यता नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं हैं, 7-8 विशेषताएं आपको लिखानी है, वो करनी है। ठीक है, इसके बाद में भैया दूसरा है अपने 22वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदला? या फिर आपको भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के योगदान का विस्तार से वर्णन कीजिए, ये है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। बड़े क्वेश्चन है, मेरे आपको नोट्स लिखाए हुए हैं यहाँ पर, इतना अपने वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। रही बात भारत के मानचित्र की, भारत के मानचित्र में आपको 5 स्थान जो है वो दर्शाने हैं। ये 5 स्थान मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कहाँ है। शाहजहानाबाद तो आपको पता ही है, दिल्ली में है ही। ठीक है, हम्पी, बीजापुर, कालीकट अपने केरल में है, बीजापुर आपकी कर्नाटक में है। ठीक है, हम्पी कर्नाटक है ही। तो इस प्रकार से भैया ये आपके मानचित्र, ये सॉरी चौथे प्री बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन है। अब अपने मात्र एक चैप्टर जो है 15वां चैप्टर शेष रहा है, जिसकी चर्चा भी आज शाम तक अपने कर लेंगे। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।